दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बजट कल पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार सदन के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। इस बार टैक्स रिलीफ पर सरकार का फोकस है। आपको बता दें कि ये मोदी 3.0 का दूसरा आम बजट होगा। ऐसे में महंगाई कम करने पर भी सरकार जोर दे रही है। बजट के बाद वित्त मंत्री युवाओं से संवाद करेंगी। उससे पहले आज उन्होंने अपनी टीम के साथ एक बैठक भी की। बजट से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई। जनवरी के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल देखी गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर बढ़कर 709 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आपने देखा होगा कि रुपए में लगातार अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा था और उसके बाद भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बढ़ना अर्थव्यवस्था की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। सोने चांदी के हाल ही में बढ़ते दाम ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी, लेकिन 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार देश को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती हैं। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे घटाकर 4% किया जा सकता है। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम लोगों को इससे राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हुआ। तो वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट हुई। एक ही दिन में सोने के करीब 20,000 दाम घट गए, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,075 रुपए हुआ। अजित पवार के निधन के 3 दिन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। महाराष्ट्र राजभवन में बेहद सादे समारोह में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं और अब वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चलाएंगी। हालांकि अभी सूतक होने की वजह से अगले कुछ दिन तक सुनेत्रा पवार पदभार नहीं संभालेंगी। अजित पवार के निधन और सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद सबसे ज्यादा सवाल अजित पवार के मंत्रालय को लेकर उठ रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा वित्त मंत्रालय की थी, लेकिन अब यह तय हो गया वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। फडणवीस ही राज्य का अगला बजट पेश करेंगे। एनसीपी को इसके बदले कोई और विभाग दिया जा सकता है। अजित पवार के बाकी के 2 मंत्रालय राज्य उत्पादन शुल्क और खेल विभाग सुनेत्रा पवार के पास ही रहेंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार राजनीति में बहुत नई हैं। सुनेत्रा पवार ने 2024 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 2024 लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार ने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। कुछ महीनों बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। पवार परिवार की बहू सुनेत्रा पवार का मायका भी पॉलिटिक्स में सक्रिय रहा है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से शरद पवार नाराज है। नाराजगी इतनी कि बहू के शपथ ग्रहण से भी दूर रह गए। अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार शरद पवार को मनाने बारामती गए थे, लेकिन शरद पवार नहीं माने। सिर्फ शरद पवार ही नहीं, सुप्रिया सुले, रोहित पवार कोई भी शपथ समारोह में नहीं पहुंचा। बहू के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार ने कहा कि उनसे इस बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी शपथ लेने से पवार परिवार नाराज है। सुनेत्रा पवार की शपथ के बीच शरद पवार ने बड़ा दावा किया। शरद पवार ने कहा कि 4 महीने से एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद से ये बातचीत रुक गई। बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच बातचीत लगभग फाइनल हो गई थी। 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय का ऐलान भी होने वाला था। शरद पवार के एनसीपी के विलय के दावे के बीच एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में शरद पवार और अजित पवार साथ में मीटिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो 17 जनवरी का है। 16 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए चाचा भतीजे के बीच बैठक हुई थी। शरद गुट के नेताओं का यह दावा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर आखिरी बैठक थी। हालांकि अजित पवार गुट के नेता विलय की खबरों को साफ इंकार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता को ये लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। रावण को भी ऐसा लगता था। इस बार बंगाल से टीएमसी का सफाया होना तय है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। शाह ने आनंदपुर अग्निकांड पर भी सरकार को घेरा और कहा कि अग्निकांड सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा है। सत्ता में आने के बाद हम इस मामले की जांच कराएंगे। बंगाल में चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम मोर्चा तैयार हो गया। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर की पार्टी ने ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने के ऐलान के सियासी रंजिश शुरू हो गई थी, जो ममता को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ओवैसी और एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने हाथ मिला लिया है और साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया।
पटना के चर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही ये मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। गाजियाबाद में एक बेटे की शर्मनाक करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जहां आरोपी ने अपनी बीमार मां को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग महिला की एक बेटी अमेरिका में रहती है, जिसने नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगवाया था, लेकिन अपने ही भाई की करतूत से बहन स्तब्ध हो गई। उसने सोसाइटी के लोगों से कंप्लेंट की। सोसाइटी के लोगों ने वीडियो पुलिस को शेयर किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को धर दबोचा है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत को रोका तो नहीं जा सका। गड्ढे में गिरे युवराज को बचाने की कोशिशें भी नाकाम हुई, लेकिन सेक्टर 71 में पुलिस ने एक शख्स को बचा लिया। दरअसल सड़क किनारे बने इस नाले में युवक अचानक गिर गया था। गड्ढा काफी बड़ा था, जिससे बाहर निकलने के लिए युवक ने आवाज लगाई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने खुद गड्ढे में उतरकर उस शख्स का रेस्क्यू किया। यूपी के रामपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला आया है। वीडियो में एक दुकान पर कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। एक शख्स 2 लोग मिलकर उसे लात घूंसों से मारे। दरअसल ये मामला सिविल लाइंस इलाके का है, जहां दुकान पर बोतल ना बदलने पर ग्राहक दुकानदार से भिड़ गए। इस दौरान ग्राहकों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु बिजनेसमैन सुसाइड केस की जांच अब एसआईटी करेगी। आपको बता दें कि कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक सीजे रॉय ने आईटी पूछताछ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। दरअसल टैक्स गड़बड़ियों के चलते दिसंबर में उनके कई ठिकानों पर रेड हुई थी और इसी सिलसिले में कल उनसे पूछताछ हो रही थी। तभी दूसरे रूम में जाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब एसआईटी इसके पीछे की वजह तलाशेगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और माइनस टेम्परेचर के बीच एलओसी के पास लड़के क्रिकेट खेलते नजर आए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गुरेज घाटी की हैं, जहां पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई और टेम्परेचर माइनस में है। फिर भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दरअसल इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना की मदद से किया गया है, जिसमें घाटी से लोग हिस्सा लेते हैं। वीडियो में ये दिख रहा है कि बर्फ पर मैट बिछाकर बॉलिंग और बैटिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच राहत की खबर सामने आई है। भारी स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद पड़ा हुआ है, जिसे बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खोल दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बर्फ से ढकी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही नजर आ रही है। हाईवे रूट क्लियर होने से जोजिला दर्रे का रास्ता भी साफ हो गया।